जिंदगी कभी कभी ऐसा भी करती है। अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर एवरीबॉडी, वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमायूं अब्दुल्ला और एंड ट्रस्ट अब्दुल्ला। कि इतना एक प्लेथोरा ऑफ खबरें होता है ना हमारे सामने, फिर हम चुनते हैं कि आपके सामने क्या लाएं। तो अब्दुल्ला को कोई अजीबो गरीब खबर कोई लग भी बात सुने, वो रिवायती खबरें तो हम आपके साथ शामिल शेयर कर ही लेंगे, बता ही देंगे कि कल वजीर आजम ने दोबारा अपनी अवामी राब्ता मुहिम ही लग रही थी। वैसे फैसलाबाद में उन्होंने खिताब करते हुए दोबारा से अपोजिशन को आड़े हाथों लिया और फिर हम सबको बताया कि उन्होंने दुनिया देखी हुई है, मगरिब को देखा हुआ है। लेकिन आई वंडर कि वजीर आजम साहब जो हैं वो जब अपनी अपोजिशन को कह रहे थे और पर्टिकुलरली मियां नवाज शरीफ, उनके अहल खाना और साबिक सदर आसिफ जरदारी और उनसे जुड़े जो लोग हैं उनके बारे में बहुत कुछ उन्होंने कहा कि किसी को उर्दू नहीं बोलनी आती, तो वो अगर एक लफ्ज़, सिर्फ एक लफ्ज़ अपने करीबी दोस्त फैसल वाडा की हरकत के बारे में भी कह देते तो क्या ही जाता। फैसल वाडा की हरकत, पहले तो आप ये स्टेटमेंट देखें ना, वो क्यों इसके बारे में जिक्र करेंगे, और वो भी उस महफिल में, उस जगह में बैठे हुए जहां वो अपने मगरिब के किस्से सुना रहे। नहीं अब्दुल्ला, मैच नहीं करता। नहीं, देखिए देयर हैज टू बी अ टाइम एंड प्लेस फॉर एवरीथिंग ना, वो नहीं बन रहा था। मैं ये कह रहा हूं कि वजीर आजम से लोग प्यार करते हैं, इमरान खान साहब को बहुत से लोग अपना आइडियल मानते हैं, और यही बयानिया जो वो कल अपनी तकरीर में कर रहे थे, इसी को लोगों ने तस्लीम करते हुए, इसी पे आमन सतकतम कहते हुए वोट दिया था इनको, और बरसर इख्तिदार आई। इसी के नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। लेकिन एट द सेम टाइम इन्होंने अपने लिए जो उसूल तय किए हैं दूसरों पर तनकीद कर करके, वो जब इनके अपने रुफका की बात आती है, अपने साथियों की बात आती है, तो वहां ऐसा लगता है क्राइटेरिया सिर्फ ये है कि जो जितना अमीर होगा, जो जितना दौलतमंद होगा, उसको उतनी ही छूट मिलेगी। वैसे कहना है जस्ट से कि इन दिस इंस्टेंस आई वुड हैव टेकन खान साहब साइड, लेकिन जब फैसल वाडा को सामने रखते हैं ना तो आपकी बात फिर सही लगती है, बिकॉज कोई और रिडीमिंग फीचर हमें नजर नहीं आ रहा ना, कि वरना उनको क्यों रखा होगा। फॉरगेट एवरीथिंग भाई, वापस आए हम पे, क्योंकि अब्दुल्ला के पास खबर ये नहीं थी जिस पे हम गप्पे मारना स्टार्ट हो गए। हमारे पास ये है कि जिंदगी कभी कभी आपके साथ कुछ ऐसा करती है कि आप हैरान और परेशानी रह जाते हैं। चार सद्दा में चंद महीने पहले आपको पता है कि एहसास प्रोग्राम के तहत लोगों की मदद की जाती है, और 6000 खानदानों में ऑलमोस्ट कोई 36,000 चूजे तकसीम किए गए, और फॉर्मूला ये बनाया गया कि एक मुर्गा होगा, 5 मुर्गियां होंगी, इस तरह अंडे निकलेंगे और अंडों से लोगों की आमदनी में इजाफा होगा, और उनकी जो बिल्कुल ही जो लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी बसर कर रहे हैं उनके लिए कुछ आसानी पैदा होगी। लेकिन किस्मत का करना यह हुआ कि उसमें से 50% चूजे मुर्गे निकल आए। तो ये तो बड़ी फैमिली अपसेट हो गई होगी, जिन पूरी मैं कहता हूं इक्वेशन ही इम्बैलेंस हो गई। प्रॉब्लम ये हो गई कि ना अंडे मिलेंगे और उन मुर्गों की भी टेक केयर करनी पड़ जाएगी। तो ये जरा लोग परेशान हो गए कि ये हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो आपने बड़ा अच्छा स्टार्ट की थी ये बात की, देखिए उनको पालना भी मुश्किल है, किस्मत ने लिटरली ये खेल खेला है। सीरियसली कि कुछ और समझ के कोई चीज लाओ। आइडिया पता है बुरा नहीं था, इट वाज अ गुड आइडिया, इट वाज नॉट सच अ बैड आइडिया। और ऑब्वियसली जब इतने बुरे हालात हों तो कुछ ना कुछ तो मदद, और किस किस्म की मदद ताकि वो सस्टेनेबल हो करनी चाहिए, बट इसमें भी थॉट प्रॉपर नहीं डाली। मगर तो अब इसमें लोग जो है ना जरा अब कश्मकश में मुब्तला हैं, क्योंकि इनसे तहरीरी हलफनामे लिए गए थे कि ना ये मुर्गियां बेच सकते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट सीरियस स्टफ, आई एम टेलिंग यू। इनसे तहरीरी हलफनामे लिए जी, और ना इनको ज़िबह कर सकते हैं। लेकिन अब लोग उनका पुलाव और कोरमा खाने पर मजबूर हैं, और वो कह रहे हैं कि अब ये मुर्गे हैं तो हम क्या कर सकते हैं। मुर्गियां होती तो सर्टनली अंडों का सिलसिला हमारा चलता रहता, लेकिन वी कांट डू मच अबाउट इट। हम आपके सामने मजलूम से जानवर दिखा भी रहे हैं, क्योंकि ये बड़ा इनके साथ, ये लोगों के साथ अच्छा नहीं लग रहा उनको दिखाना ना, मतलब इट डिडंट लुक गुड बिकॉज ये, बट एनीवे मतलब मकसद दो इसके मकसद थे। एक तो अब्दुल्ला को दुनिया की अजीबो गरीब खबरें मिलती हैं, एक मकसद ये था। दूसरा ये था कि प्लीज़ कुछ थॉट प्रोसेस बीच में डालें, खासतौर पे मदद के लिए अगर कुछ किया जा रहा है तो फिर देखें ना कि वो मदद ही हो। एग्जैक्टली, तो वो सही तरह हो। एनीवे और भी बहुत सी बातें। अच्छा जी, वेलकम बैक। मुल्तान सुल्तान वर्सेस पेशावर ज़ल्मी, तो आज होगा टाकरा। लाहौर में ड्यू फैक्टर बहुत अहम करार दिया जा रहा है। अब लाहौर में ठंड है, लाहौर में औस बहुत ज़्यादा है। अब लाहौर में कंडीशंस किस तरह से मैच की परफॉर्मेंस, और टीमें जो पहले खेलेगी बाद में खेलेगी, पहले फील्डिंग करेगी बाद में बैटिंग करेगी, या पहले बैटिंग करेगी बाद में फील्डिंग करेगी, वो इक्वेशन किस तरह तय होगी, ये चंद मैचेस में क्लियर हो जाएगा। लेकिन लोग कह रहे हैं कि प्रॉबली जैसे कराची में न्यूट्रलाइज हो गया था ना वो इफेक्ट, शुरू में था ना इंप्रेशन कि जनाब पहले जो फील्डिंग करेगा वो जीत जाएगा, लेकिन फिर जिसने पहले फील्डिंग की वो भी जीता, जिसने पहले फील्डिंग नहीं की वो भी जीता। सो लाहौर में ये कंडीशंस किस तरह से टीम्स पर असरअंदाज होंगी, ये देखना है। जो है जिसके बारे में हम बात कर लेंगे, एक तो एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या चल रहा है आजकल लाहौर का, आपको पता है ना कि वहाँ स्मॉग और ये सिचुएशन हो जाती है। दूसरा ये
कि इस वक्त बाय द वे लाहौर जो है पहले नंबर पे है, और पहले नंबर का मतलब होता है आलूदा तरीन शहरों में से आज लाहौर का नंबर आ रहा है। और दूसरा ये कि कराची में वी हैड दिस मॉडल व्हिच वाज वर्किंग कि रात को मैचेस होते थे, शाम को स्टार्ट हुआ रात जा रहे हैं। अब लाहौर इज नॉट अ प्लेस फॉर रात के मैचेस आजकल, क्योंकि एक तो मौसम ठंड है, दूसरा वो धुंध बहुत ज़्यादा हो जाती है। सो आई डोंट नो हाउ दे आर गोइंग टू मैनेज दैट। कुछ टाइमिंग का शायद कुछ करना अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये 7 बजे के बजाय अगर 6 बजे मैच शुरू कर लें तो शायद बेहतर हो, लेकिन आई वंडर 7 बजे इस रात कि किस तरह से आपको पता है बहुत सारी टेक्निकलिटीज हैं, ब्रॉडकास्टर्स हैं, टीवी के इश्यूज हैं, इश्तेहार हैं, बहुत कुछ है इसमें। गेम खेलनी है उससे भी कोई पूछ ले कि वो कंडीशंस हैं कि नहीं है। लेट्स सी कि क्या होता है, क्या ये 7 बजे ही सिलसिला जारी रहता है या फिर कुछ टाइम का सोचा जाता है लाहौर में मैचेस के लिए। अच्छा चलो मैं स्टार्ट कर देती हूँ। तो कुछ खबरों पे आ जाते हैं और हमारी टॉप स्टोरी फर्स्ट इसी से स्टार्ट करते हैं। आपको बताएं कि अपोजिशन की हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने की कोशिशें दम तोड़ती नजर आ रही हैं। यस दैट इज हैपनिंग। शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी की मुलाकात के बाद इन हाउस चेंज की बाज़गश्त जो है वो एक बार फिर जोर पकड़ गई थी। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने हुकूमती इत्तेहादियों से अलग अलग मुलाकातें भी की, उन्हें तहरीक अदम एतमाद के लिए कायल करने की कोशिशें हुई, लेकिन अब साफ नजर आ रहा है इत्तेहादियों ने ऑपोजिशन को हरी झंडी दिखा दी है। काफ लीग के सीनियर रहनुमा कामिल अली आगा ने वाज़े तौर पर बता दिया है कि वो पीटीआई के साथ नहीं रियासत के साथ खड़े हैं। सुने क्या कहा खड़े हैं। और हमारा तो बिल्कुल तहैया ये है कि हमने 5 साल के लिए इनके साथ इत्तेहाद किया हुआ है और हम अपने एग्रीमेंट को पूरा करेंगे। मैंने हमेशा कहा है कि जब तक रियासत इनके साथ खड़ी है हम भी खड़ी हैं। हमारा मुआहदा भी रियासत के साथ है, किसी सियासी जमात के साथ नहीं है। रियासत के साथ वो कह रहे हैं हमारा मुआहदा है और जब तक रियासत इनके साथ खड़ी है हम इनके साथ खड़े हैं। वैसे जमहूरियत में तो कोई भी एंटिटी हो सबको न्यूट्रल होना चाहिए और आपको पता ही है जिसके साथ अवाम खड़े हों उन्हीं के साथ सबको खड़ा होना चाहिए। ये सिर्फ एक स्टेटमेंट के ऊपर पूरा थीसिस किया जा सकता है, लेकिन वी विल नॉट गो इनटू दैट। और आप जब कह रही थी ना हरी झंडी, तो मेरे जहन में पता नहीं क्यों विजुअल्स आना शुरू हो गए हैं कि हरी एक झंडी पकड़ी हुई है और दिखा रही है एमक्यूएम ऑलमोस्ट ऐसा ही सीन है और पीएमएलक्यू। खैर हुकूमत की सबसे बड़ी इत्तेहादी एमक्यूएम और बलोचिस्तान अवामी पार्टी इन हाउस तब्दीली पर किसका साथ देंगे वो भी सुन लीजिए। हुकूमत को भी नहीं घबराना चाहिए। मेरे ख्याल में हुकूमत को कारकर्दगी को बेहतर बनाना चाहिए। कारकर्दगी को आप समझते हैं बेहतर बनाने की गुंजाइश मौजूद है? कितने फीसद लोग समझते हैं कि एमक्यूएम को हुकूमत से बाहर आना चाहिए? 80%। तो अगर 80% लोग आप समझते हैं कि वो आना चाहिए तो फिर क्यों नहीं आ रहे? बस ये परसेंटेज हम तक पहुंच रही है ना गाहे बगाहे। हम हुकूमत के इत्तेहादी हैं और अगर हमारा इख्तलाफ है वो ड्राइंग रूम में हम बैठ के हल कर लेंगे। हमारा इससे अव्वल तो कोई इख्तलाफ है नहीं। मैंने आपको बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि जाम कमाल साहब हमारे प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने हमसे, मेरी कल भी उनसे बात हुई और इन डिटेल बात हुई, और हमारा कोई हुकूमत से इख्तलाफ नहीं है। हम हुकूमत के इत्तेहादी हैं। हाँ गोया परेशान ज़रूर रहते हैं, बहुत सारे मसाइल हैं जैसे अवामी मसाइल पे हमारा एक नुक्ता नज़र है, हमारी एक ओपिनियन है, हम अपनी ओपिनियन किल नहीं करते हैं, लेकिन हमारा कोई इतना बड़ा इख्तलाफ नहीं है। अच्छा जी, साथ ही आपको बताएं कि इत्तेहादियों के अलावा और क्या हो रहा है। इत्तेहादियों के अलावा अपोजिशन जहांगीर तरीन ग्रुप से भी बड़ी उम्मीदें लगाए बैठी है और इस ग्रुप के अहम रहनुमा सईद अकबर नवानी ने भी कुछ रोज़ अपोजिशन की उम्मीदों पर पानी फेर दिया था। जरा सुने इनका क्या कहना है। जहांगीर तरीन साहब ने कभी ने ये कहा कि मैं पीटीआई से बाहर हूँ, उन्होंने हमेशा कहा कि मैं पीटीआई के साथ। तो उसमें दोबारा शामिल होने या ना शामिल होने की तो बात तब होती जब हम कहते कि तरीन साहब बाहर है। हमने भी उस वक्त कहा था कि हम अपनी पार्टी में रह के अपनी जो जायज़ बात है वो मनवाने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमारी बात मानी गई। हम वो भी तहरीक इंसाफ में हैं, हम भी सारे तहरीक इंसाफ। ना फेडरल में ना प्रोविंशियल में कोई इन हाउस चेंज नहीं आ सकती। अच्छा जी, इत्तेहादी तो हुकूमत का साथ छोड़ने से माजरत ऑलमोस्ट कर ही चुके हैं। अपोजिशन के पास अब लॉन्ग मार्च का ऑप्शन बचा है। बिलावल भुट्टो भी शायद सूरत हाल की संगीनी से वाकिफ हैं, इसीलिए वजीर आजम को उन्होंने असेंबलियां तोड़ने का ही चैलेंज दे दिया। अदम एतमाद के हक में मुहिम चलाएंगे, इमरान को हटाने के लिए हम मुहिम चलाएंगे और इस्लामाबाद पहुंचते हुए पूरा मुल्क आपके साथ होगा और कोई नहीं इनकार कर सकेगा कि इस वजीर आजम पे हमला होना है। अगर आप बुज़दिल नहीं हो
हमारा मार्च से शुरू होने से पहले आप असेंबली तोड़ दें। अगर आप यकीन करते हो कि ये अवाम आप ही को वोट देंगे तो क्यों डरते हो इलेक्शन से? अच्छा, ये सब कुछ भी आपने सुन लिया, लेकिन हुकूमत यहाँ भी ऑपोजिशन पर बाजी ले गई। वज़ीर आज़म इमरान खान इनसे पहले ही अवाम में पहुँच गए। फैसलाबाद में खिताब के दौरान बड़े जारहाना मूड में वो नज़र आए और उन्होंने ऑपोजिशन पर खोलकर एज यूजुअल वार किए। सुने। जब देखो तो जी वो चेकअप के लिए लंदन जा रहा है, जब कोई सुनो तो जी उसका पर इलाज हो रहा है वहां लंदन में, कभी वो अमेरिका जा रहा है, खांसी है तो दुबई जा रहा है। इनको क्या पता कि पाकिस्तान की अवाम की क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। आज सारे चोर इकट्ठे हुए हैं। 30 साल से, उससे पहले 20 साल पहले दोनों गालियां एक दूसरे को चोर कहते थे। जरदारी को जेल ये नून लीग ने डाला था, उसका पेट फाड़ के पैसा किसने निकालना था? तहरीक इंसाफ ने नहीं निकालना था। मुल्क के बनाने का मकसद ये तो नहीं था कि टाटा और बिरला की जगह शरीफ और जरदारी अमीर हो जाएं। 13 साल हो गए, उर्दू भी नहीं सही तरह बोलनी आती, बारिश होता है तो पानी आता है। तो वो कहता है कि हम पैसे नहीं खर्च करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस पे, हम अस्पतालों पे पैसे खर्च करेंगे। तो मुझे ये बताएं कि 13.5 साल से रोका किससे आपको? जरा सिंध के अस्पतालों का तो हाल देखें। वैसे आई जनरली थिंक कि बिलावल भुट्टो अब ठीक ही उर्दू बोलते हैं और मतलब 13 साल हो गए किसी को उर्दू नहीं आती, ये क्या क्राइटेरिया है? व्हाट हैज उर्दू गॉट टू डू विद इट? बाय द वे, जो ओवरसीज पाकिस्तानियों को आप वोट देने के लिए सारे तिलमला रहे हैं, उनको भी उर्दू नहीं आती। आपके अपने बच्चों को भी आई वंडर उर्दू आती है? वैसे तो कायद आज़म की भी उर्दू इट इज नोन कि वो इतनी परफेक्ट नहीं थी। मतलब व्हाट हैज दैट गॉट टू डू विद एनीथिंग? और मेरी बात सुनिए, आगे चलते हैं। आप बलोचिस्तान, कोई इंसान जो बलोची बोलता है, जो हमारे सिंधी भाई कराची में हमें मिलते हैं, हमारे दोस्त हैं, बाज़ औक़ात उनकी भी उर्दू बिल्कुल ही साफ नहीं होती। एंड व्हेन दे स्पीक सिंधी दे स्पीक फ्लुएंटली। व्हाट हैज दिस गॉट टू डू विद एनीथिंग एट ऑल? हाँ, एनीवे, चलो आगे बताएं आपको कि पीपल्स पार्टी जो है वो 27 फरवरी, जबकि पीडीएम 23 मार्च को इस्लामाबाद की तरफ मार्च का इरादा रखती है। लॉन्ग मार्च के जरिए हुकूमत पर दबाव तो डाला जा सकता है, लेकिन हुकूमत गिराई नहीं जा सकती। और साथ ही आपको बताएं, दूसरी तरफ अदम एतमाद की तहरीक पेश होने से पहले ही बज़ाहिर नाकाम हो चुकी है। ऑपोजिशन माने या ना माने, लेकिन फिलहाल हुकूमत इस पर भारी पड़ रही है। तो इस किस्म का आई गेस वो एडवेंचरिज्म ना ही इसी पे बात कर लेते हैं। सलीम साफ़ी साहब तो हमारे साथ मौजूद हैं। साफ़ी साहब हैं मौजूद, तो मुझे अपने पठान भाई याद आया। आपको पता है वो भी कितने खूबसूरत अंदाज में उर्दू बोलते हैं, उनका भी एक अपना रंग है। तो ये सब पाकिस्तान के रंग हैं, इस पर क्या तनकीद करना। साफ़ी साहब शुक्रिया, आपने वक्त दिया। बताइएगा वही हुआ जिस जानिब सब तज्ज़ियाकार इशारा कर रहे थे कि हुकूमती इत्तेहादी अपनी मर्ज़ी से हुकूमत नहीं छोड़ेंगे। जब सबको ये बात पता थी तो फिर ये सारी एक्सरसाइज करने की क्या ज़रूरत थी? अब ये अपोजिशन वाले मिल रहे हैं, क्या टाइम वेस्ट ही कहेंगे उन मुलाकातों को, या चलें एक बस कोडियल सी रेपो बन रही है? क्यों मुलाकातें करते फिर रहे हैं जब इन्हें पता है कि उन्होंने नहीं इधर उधर होना? नहीं, मुलाकातें तो इसलिए कर रहे हैं कि अब अपोजिशन उम्मीद से है और उनको उम्मीद है कि जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं उनको माजी की तरह हुकूमत के साथ जोड़ा नहीं रखा जाएगा और इस्टेब्लिशमेंट की गैर जानिबदारी का जरदारी साहब को और नवाज शरीफ साहब को यकीन हो गया है। तो इसलिए उन्होंने उनसे मुलाकातों का सिलसिला शुरू कर दिया है और इसलिए हुकूमत के इत्तेहादी भी अपोजिशन से मुलाकातों का रिस्क लेने लगे हैं। अच्छा साफ़ी साहब, अब सूरत हाल कुछ ये है कि हुकूमत गिराने के लिए इत्तेहादियों का साथ नहीं मिला तो अदम एतमाद का ऑप्शन तो ऑब्वियस ही रह गया। लॉन्ग मार्च वगैरह से पहले ही अवाम को इमरान खान ने इंगेज कर लिया है, तो वो फ़र्क पड़ना भी बड़ा मुश्किल है। तो अपोजिशन क्या एक बार फिर बंद गली में खड़ी नज़र नहीं आ रही? इनके पास कुछ ख़ास ऑप्शंस कुछ है नहीं? नहीं, देखिए, ये तो सियासत तो एक मैच होती है, उसमें हर फरीक अपने अपने कार्ड्स इस्तेमाल करता है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अगर अपोजिशन पीपल्स पार्टी ने माजी की तरह अगर धोखा नहीं किया और अगर नवाज शरीफ साहब ने मुकम्मल इख्तियार दिए रखा शहबाज शरीफ को,
और एक दूसरे पे भी अपोजिशन के जमातों ने अगर एतमाद किया और एक दूसरे के डिमांड्स को संजीदगी से कंसिडर किया तो इस गेम में उनको जीत हो सकती है। लेकिन अगर इनमें से कोई शर्त भी अपोजिशन ने पूरी नहीं की या उसको पूरा करने में नाकाम रही तो फिर जाहिर बात है कि उसके नतीजे में अपोजिशन मज़ीद रुस्वा भी हो सकती है और हुकूमत मजबूत भी हो सकती है। लेट्स सी क्या होता है, वक्त बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर देगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हुकूमत ने अपनी बहुत सारी उम्मीदें, सेहत कार्ड जो कि बहुत अच्छा इक़दाम है, इससे बड़े लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, होपफुली और भी होंगे, उससे लगा ली हैं। अब क्या सिर्फ सेहत कार्ड जैसा अच्छा और क्या सेहत कार्ड लोगों की परसेप्शन और जो इसके अलावा लोगों को जिन मसाइल का सामना है वो राय तब्दील करने में या उनकी तरफ से जरा तवज्जो हटाने में कामयाब हो जाएगा या नहीं होगा, टाइम सीन और ऑफ कोर्स पता भी चल जाएगा। लेकिन लेट अस टॉक क्रिकेट, मतलब इतनी सीरियस बातों पे हम क्यों चले गए हैं, क्रिकेट की बात होनी चाहिए। पाकिस्तान सुपर लीग का नया राउंड जो है वो आज से लाहौर में शुरू हो रहा है और दूसरे मरहले का पहला मैच मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान खेला जाएगा। साथ ही आपको बताएं कि जी नया शहर है तो कंडीशंस जो हैं वो भी खिलाड़ियों के लिए आई लव द कमेंट्री बॉक्स प्लीज दोबारा दिखाएं, आपने देखा है? नो आई डिडंट, यू हैव टू सी दैट। ट्रक आपको पता है, ट्रक आर्ट पाकिस्तान की पहचान है। इससे पहले जो है विजुअल ये देखिए, दिस इज द कमेंट्री बॉक्स, वेरी नाइस। हाउ कूल इज दैट? कुछ ना कुछ तो करना होता है ना हट के, तो उन्होंने कहा कि जी हम ये करेंगे। ब्यूटीफुल, वेरी नाइस, और लेवल भी है डेफिनेटली। सर्टेनली इसका तो लेवल है ही। अच्छा जी, लाहौर और कराची के मौसम में वाज़े फ़र्क है, आपको पता है, और हम पहले मेंशन भी कर रहे थे कि लाहौर में खिलाड़ियों को धुंध और औस का सामना होगा। मैचेस के नताइज में ड्यू फैक्टर भी ऑफ कोर्स एक फैक्टर होगा और टीमों की भरपूर प्रैक्टिस जो है वो चल रही है, आपको ये इन्फॉर्म कर दें और देख भी सकते हैं आप। इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए कराची के आखिरी मैचेस जो थे वो बड़े बेहतरीन साबित हुए। इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान ने ऑल राउंड परफॉर्मेंस जो है उसके जरिए कराची किंग्स को बासानी शिकस्त दी थी और सरफराज 11 आपको याद ही होगा उसके जेसन रॉय ने तो अकेले ही लाहौर कलंदर्स पर जो थे वो बाजी मार ली थी और साथ ही जी PSL की तेज तरीन सेंचुरी स्कोर करके लाहौर कलंदर से जो विक्ट्री है वो छीन ली थी। सरफराज ने ये किया था। सरफराज 11 की कामयाबी भी सर्टनली इस कामयाबी के बाद उनका कॉन्फिडेंस भी ऐसा लग रहा है वापस आया है। इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स 12 फरवरी को अब आमने सामने आ रहे हैं, दोनों का एतमाद आसमानों पर है। लाहौर वाला राउंड मजीद सनसनीखेज होने वाला है। वैसे आपको याद है जो पिछला PSL था उसमें पाकिस्तान लेग में को जो टीमें हीरो थी वो अबू धाबी जाके जीरो हो गई थी और जो यहाँ जीरो थी वो वहाँ जाके हीरो हो गई थी। So कराची और मुल्तान के साथ एग्जैक्टली ये हुआ था कि कराची यहाँ बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, वहाँ बिल्कुल फ्लॉप हो गया था, मुल्तान यहाँ फ्लॉप था तो वहाँ हीरो हो गया था, चैंपियन बन गया था। PSL and T20 के कुछ भी हो सकता है। इस वक्त एज वी स्पीक पॉइंट्स टेबल क्या है वो भी आपको बता दें कि जी पहले नंबर पे ऑफ कोर्स मुल्तान सुल्तान्स, दूसरे नंबर पे इस्लामाबाद यूनाइटेड, तीसरे नंबर पे लाहौर कलंदर्स और ऑफ कोर्स फोर्थ नंबर पे कोयटा ग्लैडिएटर्स और फोर्थ के नीचे देखने की कोई खास जरूरत नहीं है, लेकिन देन अगेन कुछ भी हो सकता है। अच्छा मैं एक बात बताऊं, पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स दोनों के 2-2 पॉइंट्स हैं और नेट रन रेट का फर्क है। अगर पेशावर ज़ल्मी आज का मैच जीतती है तो फिर ये सारा तो कल जो सिलसिला है तब्दील हो सकता है। So there's a lot of cricket still left और बहुत कुछ हो सकता है। तो कोयटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान सरफराज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। ज़रा कुछ अपसेट भी लग रहे थे लेकिन आखिरी मैच में तो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है, उनसे इस बारे में भी बात कर लेते हैं। शुक्रिया सरफराज, बताइएगा आप, कोयटा ग्लैडिएटर्स का आगाज़ तो अच्छा नहीं था, यू नो वी कुड ऑल्सो सी कि आप भी थोड़े से अपसेट हैं, लेकिन अब लगता है कि टीम मोमेंटम पकड़ रही है, रॉय आए हैं, कॉम्बिनेशन बन गया है, अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस दी आप लोगों ने लाहौर के खिलाफ लास्ट मैच में। हाउ होपफुल आर यू फॉर द रेस्ट ऑफ द टूर्नामेंट? बिल्कुल, पहले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैच था हमारे लिए इस लेग का, क्योंकि आपको पता है आखिरी राउंड था और हमारी ख्वाहिश भी यही थी कि हम इसको विनिंग नोट पे फिनिश करें और एक बहुत ही ज़बरदस्त मैच खेला हमारी टीम ने और इसमें जितनी भी तारीफ़ की जाए जेसन रॉय की वो कम है और बहुत ही आउटस्टैंडिंग बैटिंग करी। और जहाँ तक रही कॉम्बिनेशन की बात, डेफिनेटली आप चाहते हैं कि आपका जितना जल्दी एक राइट कॉम्बिनेशन बन जाए उतना अच्छा होता है। तो अभी फ़िलहाल यही नज़र आ रहा है कि हमारा एक राइट कॉम्बिनेशन बन गया और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इसको आगे कंटिन्यू करें।
सरफराज, बाय द वे सो गुड टू हैव यू बैक ऑन द शो, क्योंकि हम इनके साथ एक दो पहले भी शोज कर चुके हैं और एक तो ईद का किया था, तो शायद आपको भी याद हो। और अभी इस वक्त माजरत के साथ आपको जरा होल्ड कराएंगे सरफराज, क्योंकि ब्रेक लेंगे, मुख्तसर सी वापस आएंगे कुछ देर में। वेलकम बैक भाई। सैफी सरफराज हमारे साथ मौजूद हैं। आई एम सॉरी सरफराज, यू हैड टू वेट, लेकिन हम गुफ्तगू को आगे बढ़ा लेते हैं। और इससे पहले हम आपस में भी लाहौर कराची की कंडीशंस की बात कर रहे थे, तो हम आप ही से पूछ लेते हैं कि आपकी क्या स्ट्रैटेजी है, क्या हिकमत अमली होगी? कंडीशंस में सर्टनली फ़र्क है, ड्यू फैक्टर है, मौसम चेंज है, तो आपने कुछ प्लान बना लिया है इस सिलसिले में? देखिए, फ़र्क तो बहुत होगा, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ टीमों ने 5-5 मैच खेले और यहाँ की कंडीशन जो है वो टीमों को पता चल गई थी कि भाई हमें क्या किस कॉम्बिनेशन से जाना है और हमें टॉस जीत के क्या करना है। तो थोड़ा मुश्किल ज़रूर रहेगा, एक आध मैच ज़रूर लगेगा टीमों को कंडीशन में, क्योंकि वहाँ जो है थोड़ी सी गर्म मौसम भी था, लेकिन यहाँ के थोड़ा ठंड मौसम है, तो टीमों को एडजस्ट होने में एक आध मैच लग सकता है। अच्छा सरफराज, एक और बात यह है कि हर बार हमने देखा है PSL के कई नए क्रिकेटर्स जो हैं ऐसे सामने आते हैं जो फिर पाकिस्तान के लिए अभी बहुत बड़ा काम करते हैं, बहुत बड़ा नाम बनते हैं, दे परफॉर्म रियली वेल। तो हालिया एडिशन में आपकी नज़र में कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल में जो हैं वो आपको लगता है हम सारों को जल्द नज़र आएंगे? देखिए, बिल्कुल हमेशा से PSL से जो है आपको प्लेयर्स मिलते हैं जो कि आगे जाके पाकिस्तान के लिए खेलते हैं। तो इस बार जो है जितने भी इमर्जिंग के प्लेयर खेल रहे हैं हर टीम में, वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं। और बस इसमें लक की बात यह है कि देखें, जो भी इमर्जिंग प्लेयर खेलता है, जो भी नया प्लेयर खेलता है, अगर उसको अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो इसके लिए भी एक अच्छा मौका होता है कि वो अपने आप को प्रूव कर सके। तो अभी 5 मैचेस हुए हैं, कहना कबल अज़ वक्त है, लेकिन है लड़के हैं जैसे जमान खान है, अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, गुलाम मुदस्सिर खेले हैं अभी कोयटा से, उसके अलावा अब्बास हैं जो कि मुल्तान सुल्तान से खेले। तो प्लेयर्स हैं बिल्कुल जिनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वो आगे जाके अच्छा करेंगे अपनी टीम। ऑलराइट, जमान खान है, गुलाम मुदस्सिर है। अब सरफराज, हम आपसे लास्टली आपका और टाइम नहीं लेंगे। सभी ये जानते हैं कि सरफराज अहमद वो क्रिकेटर है जो बड़ा खुलकर बात भी करता है। ट्विटर पे हमने देखा आपका कुछ इशू भी हो जाता है कभी किसी के साथ, और ज़्यादा डिप्लोमेटिक नहीं है आप। तो आजकल ऑन फील्ड भी बड़ा जारहाना मूड आपका नज़र आता है, या ऐसा कह लें कि मूड ऑफ रहता है। आप जब आपकी टीम ट्रैक पर आ ही रही है तो हम आपको बतौर कप्तान थोड़ा रिलैक्स भी देखेंगे ऑन ग्राउंड, ऑन फील्ड? देखिए, रिलैक्स तो तभी होंगे जब आपकी टीम जो है वो फाइनल जीत जाए। और अभी तो टूर्नामेंट का मैं समझता हूँ कि अब टूर्नामेंट सही मानों में स्टार्ट होगा और सेकंड लेग में टीमों को पता चलेगा कि भाई वो कहाँ पे स्टैंड कर रही हैं। डेफिनेटली टीमें जो टॉप पे हैं वो टॉप पे रही हैं, लेकिन अब राइट एक टाइम है जहाँ से मोमेंटम पीक पकड़ेगा। तो रिलैक्स तो इंसान तभी होगा जब ये PSL ट्रॉफी जीत जाएंगे। और ये देखिए, सब पार्ट ऑफ द गेम है, ये सब चलता रहता है। कभी आपको टेंशन होती है, कभी आप हंसते हैं, तो ये सब गेम का हिस्सा है और ये आपके गेम के साथ चलता रहता है। एब्सोल्युटली, वी एग्री विद यू, इट्स पार्ट ऑफ द गेम। सरफराज, आपको बेस्ट ऑफ लक कहेंगे और बहुत एक्कोलेट्स आप पाकिस्तान के लिए ला चुके हैं, एंड यू नेवर नो दिस ईयर PSL भी आपकी वजह से शायद कोयटा ग्लैडिएटर्स के नाम हो, कुछ भी हो सकता है भाई, हम तो हमेशा यही कहते हैं। हो तो कुछ भी सकता है, आपको बताइए, हमने आपको बता दिया था फर्स्ट लेग सेकंड लेग में बिल्कुल अक्सर सूरत हाल तब्दील हो सकती है और होती आई है माजी में, हमने देखा है। और यही तो मजा है, यही तो ट्विस्ट होता है इस गेम में। तो अ लॉट ऑफ मोर क्रिकेट टू बी सीन एंड वॉच। अभी हम ले रहे हैं ब्रेक और ब्रेक के बाद हमारे पास गेस्ट भी हैं। ओके, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। जनाब, हमने आपको बताना है कि किंग ऑफ ड्राइव स्टाइलिश हमारे बैटर, ऑल्दो कराची किंग के कप्तान हैं और कराची किंग इटसेल्फ बहुत अच्छा नहीं कर पा रही, और बाबर आजम ऐसा लगता है खुद भी कुछ परेशान सही लग रहे हैं ऑन फील्ड। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम की वनडे प्लेयर्स की रैंकिंग में टॉप पोजीशन है बरकरार। खबर ये है, डिस्पाइट व्हाट मस्ट बी हैपनिंग इन PSL और जो भी रीजंस है, यू नो ही इज वन। नंबर 1 इज बाबर आजम, नंबर 2 पे विराट कोहली है, नंबर 3 पे रोहित शर्मा है। सो ICC ने वनडे प्लेयर्स की रैंकिंग जारी कर दी और कौमी टीम के ओपनर फखर जमान और जो रूट भी टॉप 10 बैटर्स में शामिल हैं। इसके अलावा बॉलिंग की बात कर लें तो क्विकली आपको बता दूं कि न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट का पहला, और ऑलराउंडर्स में अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी का और पहला नंबर है, और पाकिस्तान के इमाद वसीम 7वें नंबर पर ऑलराउंडर्स में बराजमान हैं। सो दिस इज इट। अच्छा, क्रिकेट की और भी बातें हैं जो हम आपसे, क्रिकेट की बातें भी होती रहेंगी, हमारी तो बातें चलती रहेंगी, आपको बताइए।
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। क्या हाल चाल? अच्छा जी, बहुत सी बातें हमने करनी हैं और एक दफ़ा फिर इफ़ यू डोंट नो तो याद दिला दें कि वो जो PSL का हमें ब्रेक 2 दिन की मिली थी ना, अब वो ब्रेक ओवर हो चुकी है और आज से मैचेस शुरू हो जाएंगे दोबारा। The game shall begin again, once again, they will resume. एक दफ़ा आपको याद दिलाना चाहते हैं एवरीबडी इन लाहौर और गिरदोनवा से जो भी मैचेस देखने आएंगे कि प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर कोविड फ्री। प्लीज़ इसको लाइटली ना लीजिएगा बिकॉज बड़ी अच्छी तरह कंट्रोल हो रहे हैं हमारे नंबर्स एंड यू डोंट वांट टू बी रिस्पॉन्सिबल कि आप एक कोई स्प्रेड इसमें करें, तो लिहाजा कोऑपरेट करें। जब आपका टेस्ट हो रहा हो, जब आपको चेक कर रहे हो, जब आपको अपना कार्ड दिखाना होगा, कोऑपरेट जरूर और करें। ये हम इसलिए कह रहे हैं हुमा क्योंकि अभी भी गुज़श्ता 24 घंटों में 45 अफराद की जान गई है। एक भी जान कीमती है, ये तो फिर 45 लोग हैं। 47 तो ये तो फिर भी 47 हैं। ये 47 लोग नहीं, 47 खानदान हैं। इनमें से कितने लोग ऐसे होंगे जिनके छोटे बच्चे होंगे, उनके बच्चे उन पे डिपेंडेंट होंगे। पॉजिटिविटी रेट जो है वो 7.1 लिहाजा जहां भी ज्यादा लोग कांग्रेगेशन करेंगे, मिलेंगे या इकट्ठे होंगे तो प्लीज मेक श्योर थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि आपको कोई ऐसे सिम्टम्स नहीं है। खासतौर पे मैचेस जब देखने जा रहे हैं जहां लोगों ने होना ही है तो कोऑपरेट करें, अपने कार्ड वगैरह दिखाएं और लड़ाइयां मत करें। नंबर ऑफ केसेस जो हैं वो ऐसा लग रहा है कुछ नीचे आना शुरू हो गए। आपको पता ही है हम इसी वेव में 5th वेव में 5-5.5 हज़ार तक पहुंच गए थे, तो अब वैसे इतने कम तो नहीं हुए हैं लेकिन फिर भी 3,914 केसेस गुज़श्ता 24 घंटों में रिपोर्ट हुए हैं। हमारी कोविड के मुस्बत केसेस 7.1 जैसा कि हमने बता दिया है और मजमूई तौर पर 5,638 टेस्ट किए गए हैं। सो वैक्सीनेशन और नो वैक्सीनेशन, वैसे तो नो वैक्सीनेशन का 54,000। सो वैक्सीनेशन नो वैक्सीनेशन, वैसे तो नो वैक्सीनेशन का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, लेकिन अगर आप वैक्सीनेटेड भी हैं और अगर आपको सिम्टम है ना, आपको पता है ये जो वेरिएंट है ये नज़ला, खांसी, ज़ुकाम, बुखार जैसा ही लगता है। अगर आप नहीं भी टेस्ट कराना चाहते तो अपने आप को, जैसे अब हम पहले भी बताते रहे हैं, आइसोलेट कर लें और मैच देखने जाने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। 2-3 दिनों की बात होती है, अपने आप को आइसोलेट करें, सब सिम्टम्स मैक्सिमम 5 दिन अब स्टैंडर्ड आइसोलेशन हो गई है। 5 दिन में आप आइसोलेट करें, उसके बाद आप You're good to go. चले, ये हमने आपको बता दिया और अपना फर्ज भी पूरा कर दिया बिकॉज हमने आपको याद दिलाते रहना है और अपने आप को भी रिफ्रेशर देते रहना है। आपको पता है शादाब, we are really excited to meet, we were equally excited to meet सरफराज वैसे, लेकिन शादाब जो फर्स्ट 5 मैचेस अब तक तमाम टीमों के हो चुके हैं उसमें हाईएस्ट विकेट टेकर के तौर पर सामने आए और बेहतरीन ऑलराउंड परफॉर्मेंस दे चुके हैं। अच्छा, PSL की खूबसूरती ये है कि नेशनल टीम में तो ऑब्वियसली फिर 2-4 होते हैं, वैसे तो जो भी परफॉर्म अच्छा करे वो ऊपर आ ही जाता है, लेकिन 2-4 जो नाम होते हैं वो ऊपर ही रहते हैं। तो PSL में स्प्रेड आउट हो जाते हैं सारे और हर किसी को एक मौका मिलता है टू शाइन। सो हम प्रोमिनेंट अगेन। शादाब से ही बात कर लेते हैं फिर, बिकॉज आई एम रियली एक्साइटेड टू टॉक टू हिम और उनकी जबरदस्त परफॉर्मेंस भी सर्टनली काबिल सताइश है। कप्तान है इस्लामाबाद यूनाइटेड के। थैंक यू शादाब। हम बहुत सारे खिलाड़ियों से मिल चुके हैं लेकिन ये हमारी आपसे गालिबन पहली मुलाकात है। अब इस्लामाबाद यूनाइटेड इस PSL में भी एक बहुत मजबूत जबरदस्त टीम के तौर पर सामने आ रही है। नंबर 2 पे आप लोग मौजूद हैं। क्रेडिट किसे देंगे? टीम वर्क था या क्या था? टीम वर्क तो था ही वैसे। बिल्कुल, आपको पता है कि जब ड्राफ्ट से पहले आप 2-3 महीने की स्ट्रगल होती है जो कि हमारे रेहान भाई, हसन चीमा, कोच, कैप्टन मिल के करते हैं। तो क्योंकि आपको पता है कि ड्राफ्ट में ही आपने पूरी टीम बनानी होती है, प्लेइंग 11 जो आपके बाहर बैठने हैं, आपको रिप्लेसमेंट जो चाहिए वो सारी टीम आप बनाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये टीम कलेक्टिव एफर्ट होती है, तो उससे इस वजह से ना मेरे ख्याल से क्योंकि 4-5 बंदों का दिमाग एक जगह पे लगे तो उसके बाद ऐसी टीम अल्हम्दुलिल्लाह। This once again proves the fact that drafting is very important as well. Absolutely. अच्छा, ये बताइएगा कि शादाब खान बतौर कप्तान तो हर मैच के साथ बेहतर होते नजर आ रहे हैं हमें, लेकिन बतौर बैटर भी परफॉर्मेंस काफ़ी हैरान कुन हो गई है। तो खुद को बतौर टॉप ऑर्डर बैटर स्टैब्लिश करने की तरफ जोर लगा रहे हैं आप, ये तो हमें बिल्कुल नज़र आ रहा है, लेकिन या फिर आप मिडिल ऑर्डर पावर हिटर को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं? मतलब व्हाट वुड यू लाइक टू बी नोन एज? दोनों तरीके से, क्योंकि मैंने जब पहले साल भी जब कप्तानी की थी इस्लामाबाद की तो मैंने टॉप ऑर्डर में रन्स किए थे, काफ़ी रन्स किए थे। तो क्योंकि मुझे अपनी बैटिंग की एबिलिटी का पता है कि मैं कहाँ पे जाके रन्स कर सकता हूँ, कहाँ पे जाके टीम को फ़ायदा दे सकता हूँ। तो कोशिश होती है कि सिचुएशन के हिसाब से जाऊँ और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक काम आ रही। ज़बरदस्त काम तो आ रही है, वी कैन ऑल सी दैट। शादाब, अब इस PSL में हम ये भी देख रहे हैं कि सभी कप्तान पहले से ज़्यादा मुतहर्रिक भी हैं।
कहीं ज़्यादा सीरियस भी नज़र आ रहे हैं अपनी गेम को लेकर, कहीं कहीं जज्बात भी हमें नज़र आते हैं। तो क्या कंपटीशन बहुत सख्त है या फिर अब बस हर एक को अपने आप को प्रूफ करना बहुत ज़रूरी है? PSL का कंपटीशन बहुत सख्त है, क्योंकि मैं जितनी भी लीग्स खेला हूँ स्टैंडर्ड वाइज हमारी PSL सबसे अच्छी है। और बिल्कुल, क्योंकि हमारे कप्तान जो भी हैं, जिस टीम के भी हैं, 6 टीम के जो पाकिस्तानी 6 के 6 कप्तान हैं तो वो तकरीबन वो पाकिस्तान के मेन प्लेयर्स हैं। तो उन पे क्योंकि पाकिस्तान टीम में भी वो परफॉर्मेंस देते रहते हैं, और जब आप कैप्टन बनते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। तो और हमारे अल्हम्दुलिल्लाह जो भी कप्तानी कर रहे हैं और जो भी हमारे पाकिस्तान के मेन प्लेयर्स हैं, जब उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो वो और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। अच्छा शादाब, बाकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है वो सब कुछ तो एक जगह, लेकिन एक जो मॉडर्न क्रिकेट को एक चैलेंज जो हम पिछले 1-2 सालों में देख रहे हैं वो है बायो सिक्योर बबल में रहने का। ऑब्वियसली अपनी फैमिली, दोस्तों सबसे कट जाना बड़ा मुश्किल होता होगा, और एक मेंटल स्ट्रेस इसका एक अलग हो जाता है। हम तो इमेजिन भी नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, तो वो स्ट्रेस तो बड़ा ही मुश्किल होता होगा। तो मैनेज किस तरह करते हैं आप लोग, आप खासतौर पर किस तरह, क्या आपकी स्ट्रैटेजी है? नहीं, बिल्कुल आपको स्ट्रेस थोड़ी नहीं ज़्यादा फील होती है। हाँ, जब आपका अच्छा टाइम चल रहा है तो सब चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, लेकिन खुदा न खास्ता जो कि क्रिकेट में होता है कि आपसे जब परफॉर्मेंस नहीं होती तो आपको लगता है कि आप जेल में आ गए हैं, तो काफ़ी मुश्किल होता है। ईज़ी नहीं है, लेकिन हम कोशिश करते हैं, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो कोशिश करते हैं कि जो भी चीज़ हमें मिले उसको एंजॉय किया जाए। और कोशिश करते हैं, लेकिन बंदा कर नहीं पाता बबल लाइफ को एंजॉय, लेकिन क्योंकि अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं होता, तो इसी को एंजॉय करने की कोशिश। जिन्होंने मुझे थोड़ा सा तरस भी आ रहा है आपकी सूरत हाल में, ऑप्शन नहीं है, लेकिन ये आपने सही कहा कि जब परफॉर्मेंस अच्छी हो रही होती है तो फिर आप एडजस्ट भी कर लेते हैं, आपको अच्छा भी लग रहा होता है। परफॉर्मेंस अच्छी ना हो तो आपको जेल ही लगना शुरू हो जाती है। लास्टली, आप इस सीज़न में अब तक के जो मैचेस हैं, टॉप विकेट टेकर हैं, जिसका हमने पहले भी तस्करा किया, आप बैटिंग भी ज़बरदस्त कर रहे हैं। अपने फैंस को जियो पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से, जियो न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से क्या मैसेज देंगे लास्टली? फैंस को यही है कि जिस तरह आपने मुझे लास्ट 2 ईयर्स से जिस तरह आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, स्ट्रगल टाइम में इंजरीज थी, काफ़ी इंजरीज थी, परफॉर्मेंस वैसी नहीं हो रही थी, तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे लगता है कि जिस तरह आपने मुझे सपोर्ट किया उसकी वजह से ये परफॉर्मेंस हो रही है। तो बिल्कुल आप जिस तरह अच्छे और बुरे वक्त में मेरा साथ देते हैं, इसी तरह साथ दें सब प्लेयर्स का जो भी खेल रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि वो प्लेयर्स पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। तो जब भी अच्छा और बुरा वक्त आए उनको सपोर्ट किया जाए, क्योंकि वो प्लेयर्स काफ़ी एफ़र्ट करते हैं बिहाइंड द सीन्स, आप लोगों को नहीं पता होता, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। तो कोशिश करें उनको अच्छे और बुरे वक्त में सपोर्ट किया जाए। यू आर सो पॉजिटिव शादाब खान, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और मेरी तो आपको पता है कि थोड़ी सी लीनिंग टुवर्ड्स इस्लामाबाद यूनाइटेड ऑलरेडी रहती है, तो थोड़ी सी नहीं, ठीक ठाक ही है। अच्छा चलो ठीक ठाक किस्म की है। सो आई एम वेरी हैप्पी कि टुडे वी गॉट टू, इट वाज गुड टू हैव यू ओवर शादाब, थैंक यू सो मच। अच्छा, जिंदगी में कभी मुश्किल आए ना तो मुझे लगता है मैं शाहीन से इंस्पिरेशन हासिल करता हूँ कि कितना भी बुरा मैच चल रहा हो, कितना ही प्रेशर ओवर हो, दैट बॉय इज ऑलवेज रिलैक्स्ड एंड स्माइलिंग। शाहीन शाह अफरीदी की बात कर रहे हैं? वो उनके एक्सप्रेशन की आप बात कर रहे हैं? नहीं, एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं। आपको लगता है कि वो वैसे भी बड़े मतलब नहीं, मुझे लगता है मतलब वही जमान खान वाला ओवर की बात कर लें, या फिर उसके बाद भी मैच में तो ठीक ठाक फेंटी लग रही थी जेसन रॉय के हाथों, लेकिन शाहीन के चेहरे पे स्ट्रेस नहीं आता, एंड आई रियली लाइक दैट। सम वुड से कि रिजवान का एग्जांपल इसलिए नहीं देना चाहिए बिकॉज उनकी तो टीम जीती रही है, बट रिजवान इज आल्सो वेरी calm and composed। उनका भी मैंने नॉट जस्ट PSL, वैसे भी अगर देखा जाए तो उनका भी कभी वो ये भी पता है, ये मुझे लगता है कि ये भी आपको बस कुदरती होता है। आप बाज लोग चाह के भी अपने आप को जरा स्ट्रेसफुल कंडीशंस में रिलैक्स नहीं रख पाते, और बाज लोग को ये हुनर आता है। And nobody should be blamed or given credit for anything, this is just how it is। अच्छा जी, भारत में आपको पता ही है इंतहा पसंद जत्थे के सामने डट जाने वाली मुसलमान तालिबा मुस्कान की पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है। इंतहा पसंदी और फैशिज्म के खिलाफ मुजाहिमत की अलामत बन चुकी है ये लड़की, हर तरफ से इसकी हिमायत में आवाज़ें आ रही हैं। पाकिस्तान भी उन ममालिक में शामिल हैं जहां मुस्कान को लिटरली एक सिंबल के तौर पर देखा जा रहा है, माना जा रहा है। बहुत अच्छी बात है, हम भी मानते हैं, हम भी तारीफ़ करते हैं। मुंबई में ख़वातीन हिजाब की हिमायत में निकली। अदाकारा शबाना आज़मी ने भारतीय झंडे का हिजाब बनाने की तजवीज़ दे दी, कहा
क्यों ना इंतहा पसंदों को उन्हीं की ज़ुबान में जवाब दिया जाए। और कांग्रेस की रहनुमा प्रियंका गांधी साहिबा ने भी हिजाब हो या घूंघट हो या जीन्स हो, खवातीन को अपनी मर्जी से कपड़े पहनने का इख्तियार हासिल है, इसी बात पर जोर दिया। और हम यही बातें करते आए हैं शुरू से और आज तक। और खासतौर पे अगर ये मुस्कान लड़की को आप देखें ना, तो उसका बॉडी लैंग्वेज भी ये थी कि कर लो जो करना है, कि मैं यहाँ डट के खड़ी हूँ। यासिर पीरज़ादा ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर एनालिस्ट भी हैं। अब ऐसे सोशली वॉलेटाइल टॉपिक्स पे भी हम यासिर आपसे बात करते रहते हैं। ये रोज़ के हिसाब से हमें नए एग्जाम्पल्स आ रहे हैं फ्रॉम इंडिया कि किस तरह मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, मार्जिनलाइज किया जा रहा है, और उनको जिसको कहते हैं ना कि उनको एक कॉर्नर में धकेला जा रहा है कि वो भड़के, खुद से भड़कें। तो ये किस तरफ जा रही है उनकी सारी जो कम्युनिटीज़ हैं, ये सारे लोग जो हैं, व्हाट आर दे थिंकिंग इन इंडिया? बहुत इसके मुख्तलिफ पहलू हैं हुमा। मिसाल के तौर पे जो आपका सवाल है उसका एक सादा सा जवाब तो ये हो सकता है कि इंडियन सोसाइटी जो है वो बहुत ज़ाहिर है इंतहा पसंदी की तरफ माइल है, और ये उनके मुल्क के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। ज़ाहिर है किसी भी मुल्क में अगर इस तरह की शिद्दत पसंदी होगी, जुनूनियत होगी, तो वो मुल्क तो यानी सोशल उसका फैब्रिक जो है वो तो तबाह हो जाएगा। लेकिन ये कहते हुए मुझे कोई खुशी नहीं हो रही। उसकी वजह यह है कि इसका निशाना वहाँ पर जो मजलूम और बेबस अक़लियतें हैं, मुसलमान हैं, और बल्कि अब तो मैं कुछ खबरें पढ़ रहा था वहाँ पे मसीही बरादरी पर भी उन्होंने इसी किस्म के यानी हमले और शुरू कर दिए। उसकी वजह यह है कि वो जो हिंदुत्वा या जो RSS का जो फ़लसफ़ा है वो तो है ही है। यानी ये जब हमें शुरू में बताया गया था ना कि उनका एक नज़रिया है जी अखंड भारत का, तो उसमें पाकिस्तान को साथ मिलाना और बांग्लादेश को मिला के, क्योंकि हिंदू माता भारत माता के 2 टुकड़े हो गए थे, तो वो अखंड भारत ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान साथ मिल जाएगा या बांग्लादेश मिल जाएगा। उसमें जो मुसलमान हैं उनको यानी सब्जुडिस बना के उनको रखना पड़ेगा, ज़ेर नगी बनाकर, एज गुलाम जिसको कहते हैं, या वो बिल्कुल हिंदू जो एक कल्चर है उसको अपना कर या बिल्कुल उसके ताबे रहकर, वो तसव्वुर एक था। और ये इनकी किताबों वगैरह में लिखा हुआ, इनके जो बड़े बड़े लीडर हैं उन सब ने ये बड़ी बरमला इस फिलॉसफी का इजहार किया, जिस पर कोई नादिम शर्मिंदा नहीं, जिस पर बड़ा वो फख्र करते हैं। यासिर एक बात, क्योंकि आप आइसोलेटेड तो इस दुनिया में नहीं होते, अब तो एक ग्लोबल विलेज की सिचुएशन दुनिया की बन चुकी है, तो इंडिया को, भारत को फर्क नहीं पड़ता कि बाकी दुनिया को क्या एक मैसेज जा रहा है, क्या नजर आ रहा है विजुअली, वो क्या देख रहे हैं? उनके फाइनेंशियल स्टेक पूरी दुनिया के इतने ज्यादा है बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ पीपल दैट लिव इन इंडिया कि वो कुछ कर नहीं सकते या बोल नहीं सकते। इतनी बड़ी मार्केट है ना इंडिया। फिर हाँ, ये आपका सवाल, मैं तो ये कहूँगा, मुझे अगर कहने की इजाज़त दें, ये दुनिया काफ़ी मतलब ख़ास तौर पे जो वेस्टर्न वर्ल्ड है ना, ये तो बहुत बेगारत भी हो जाता है एट टाइम्स। उसकी एक मिसाल आप देखें, बड़ी सामने हमारे 2-3 साल में देखी आपने, वो है ये कोविड। यानी कोविड में आप अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान उन 2-3 ममालिक में शामिल है जहाँ पे कोविड समझें आप फैला ही नहीं जिस तरह दुनिया में उसने तबाही मचाई। लेकिन इन तमाम मगरबी ममालिक ने, UK समेत, पाकिस्तान को रेड लिस्ट और पता नहीं कौन कौन सी लिस्टों में डाला है, और अभी भी पाकिस्तानियों की एंट्री जो है वो बहुत तकरीबन पूरे यूरोप में बंद है, मां सिवाय 2-4 मुल्क छोड़ के। ये जो इनका एक रवैया है ना, ये बिल्कुल वो जो आपने बात की ना कि इनके फाइनेंशियल इंटरेस्ट वाली बात है। इंडिया कश्मीर में जो कुछ करता है, ये मुसलमानों के साथ जो कुछ करता है, ये बिल्कुल वही है जो हिटलर ने नाजी जर्मनी में किया था यहूदियों के साथ, और फिर वो होलोकास्ट हुआ उसके बाद। अब वो उसको तो बहुत ज्यादा यानी एक वो मिलती है ना, उसके ऊपर तो बहुत पूरी दुनिया मातम करता है और वो सारा कुछ होता है, जो ठीक है। लेकिन ये जो कुछ इंडिया कर रहा है, इस पर मैं समझता हूँ कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, सो कॉल्ड सिविलाइज्ड वर्ल्ड है, जो वैसे आगे पीछे तो बहुत मतलब छोटी छोटी बातों पर भी वो बहुत बड़े बड़े बयान दे देते हैं कि फलां जगह पर मुसलमानों ने ये किया और फलां जगह पर ये किया, लेकिन इस पर उनकी जो प्रपोर्शन है मजम्मत का या उनकी जो आवाज बुलंद करने का, वो बहुत कम लगता है मुझे। ये तो चले आपने बता दिया कि वेस्टर्न ममालिक के क्या इंटरेस्ट हो सकता है कि वो क्यों नहीं बोल रहे, या फिर आजकल क्या चल रहा है। अब इनसाइड इंडिया ऑब्वियसली इतनी बड़ी दुनिया है, वहाँ इतनी पॉपुलेशन है, सारे तो एक जैसे हो नहीं सकते, तो वहाँ के लोग क्यों खामोश है? बोलते भी हैं तो उनको चुप करा दिया जाता है। नहीं, ये मेरा ख्याल है थोड़ी सी ये अनफेयर बात हो जाएगी। सब लोग वहाँ भी खामोश नहीं होते, बोल रहे हैं। वहाँ भी ऐसे लोग हैं जो कि मजलूम तबके के साथ खड़े हैं, बिल्कुल इस तरह जिस तरह हमारे मुल्क में जब किसी अकलियत पर या किसी ऐसी जगह पर कोई जुल्म होता है, तो यहाँ भी एक वो जुनूनी किस्म के लोग होते हैं जिनका एक वही स्टांस होता है जैसे कि वो इंडिया में है, लेकिन यहाँ भी लोग हैं जो कि सेंसिबल बातें, इस तरह वहाँ भी हैं। अच्छा, चलिए हम अपने मेरे ज़हन में फिल्मी लोग हैं जो
वहाँ पे सर्टनली लोग यासिर सॉरी इसलिए भी बोल देते हैं, दे आर मोर सिक्योर। आई फील हमें लगता है कि वो 2-4 स्टेटमेंट्स वगैरह आ जाती हैं, लेकिन एक मुनज़्ज़म तरीके से नहीं, आई एम सॉरी, मैं शायद आपसे यहाँ पे एग्री इसलिए ना करूँ, सिक्योर वो कोई नहीं है। वो जो जुनूनियत है ना, उसके आगे बोलना कोई आसान काम नहीं होता। मतलब गुनगुना सेन शर्मा है, छोटी सी, मतलब छोटी तो नहीं कहना चाहिए, मतलब एक अदाकारा को इतनी बड़ी वो हाई फाई या उस मेन स्ट्रीम उसमें नहीं गिनी जाती, मतलब वो भी स्टैंड, हाँ वो भी स्टांस लेती है। और इस तरह के और बहुत से लोग हैं जो इस तरह मेरे दिमाग में नहीं आ रहे। इतनी बड़ी बात का पतंगड़ तो शाहरुख खान की फूंक मारने पे ही बन गया था, तो आप सोचिए कि क्या लेवल है जिससे आप लड़ रहे हैं, जिससे आप नंबर आजमाएं, बिल्कुल ही पागलपन है ना। लेकिन हम अपने यहाँ भी हमें कुछ सीखना चाहिए आई गेस। और अभी वैसे मैं सोच रहा था कि अभी फरवरी है, मार्च दूर नहीं है और मार्च में होगा औरत मार्च, और फिर हम जब ख़वातीन को सड़कों पे देखेंगे नारे लगाते हुए, तो यहाँ भी हम तिलमिला उठेंगे। और वो लोग जो आज मुस्कान को हीरो मान रहे हैं, सर्टनली वो हमारी भी हीरो हैं। उन्हें उन ख़वातीन से तकलीफ़, आई एम सॉरी, शुरू हो जाएगी। सो हमें अक्रॉस द बॉर्डर कुछ हो रहा हो, तो अगर एक औरत अपने लिए हक मांग रही हो कि मैं चाहे घूंघट करूं, चाहे स्कार्फ पहनूं, चाहे टी शर्ट पहनूं, मुझे इख्तियार होना चाहिए, तो फिर हमारे यहाँ भी हमें कुछ सीखना चाहिए इस चीज़ से। जी बिल्कुल, ये बड़ा बटन आपका सवाल है। मैंने तो बल्कि ट्वीट भी किया था कि वो जो मुस्कान है वो बेसिकली तो ये कह रही ना, मेरा बुर्का मेरी मर्जी। तो यही बात है, यही तो हम सब बात करते हैं कि जो जिस शख्स की मर्जी है उसके दीन के मुताबिक, उसके कल्चर के मुताबिक, उसकी तहजीब के मुताबिक वो उसको अपनाने का हक होना चाहिए। तो लेकिन यहाँ पे जब ये कोई औरत ये करेगी, या फॉर दैट मैटर दुनिया के किसी और मुल्क में करेगी, या मिसाल के तौर पे अफगानिस्तान में अगर कोई औरत उस अक्सरियती जबर के खिलाफ अगर कोई ऐसी मुज़ाहमत करेगी, तो फिर हम कहाँ खड़े होंगे। मेरा ये ख्याल है कि जो भी मजलूम है ना, हमें उसका रिलीजन देखे बगैर उसके साथ खड़ा होना चाहिए। जब हम किसी का मजहब देखकर जुल्म का तयन करते हैं ना, और फिर फैसला करते हैं कि नहीं ये चूंकि मुसलमान ही लिहाजा इसका साथ देने की जरूरत नहीं, तो ये बहुत बड़ी ज्यादती और नाइंसाफी है। हमें मजलूम का हर हाल में साथ देना चाहिए, चाहे वो अफगानिस्तान में हो, पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, फलस्तीन में हो, या कहीं भी हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो किस मजहब, रंग, नस्ल, फिरके से ताल्लुक रखता है। यासिर, ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर दी है, थैंक यू सो मच। इसी पे हमारा टाइम भी ख़त्म हो रहा है, लेकिन इसको दोबारा दोहराना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज अदरवाइज लिटरली जब हमारी तरफ हम किसी की मदद मांगेंगे, हेल्प मांगेंगे, कोई अल्लाह ना करे कोई यहाँ कुछ हो रहा हो, तो फिर दुनिया ने मुड़ के नहीं देखना अगर हमने साथ ना दिया। तो रिलीजन, ऑल दीज थिंग्स शुड नॉट। अच्छा, हम इंतहा पसंदों की बात कर रहे हैं ना, वो किसी भी मजहब के इंतहा पसंद हो सकते हैं। यहाँ पे हिंदू इंतहा पसंद थे, अब अपनी हीरो को ले लेते हैं मलाला यूसुफज़ई, वो भी तो इंतहा पसंदों के सामने डटी हुई थी। इंतहा पसंद हो तो फिर मेरे ख्याल है मजहब को आउट कर दो, मजहब से फिर ताल्लुक इंतहा पसंदों के सामने मलाला ने भी अलम बगावत बुलंद किया, डटी रही, स्कूल जाने लगी, इस सिलसिले में मुहिम चलाती रही। हमने उसको नहीं अपनाया उस तरह से जिस तरह हम मुस्कान को अपना रहे हैं। अभी हम आपसे इजाजत लेंगे, वी आर गोना सी यू टुमारो।